Hello everyone. Today we are all here to discuss the chapter 1 of plus 2 political science, the Cold War era. शीत युद्ध का काल, ये चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। प्लस 2 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट बुक का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब ये जो कोल्ड वॉर सेशन है, शीत युद्ध का जो समय है, ये कब शुरू होता है आपका? जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है। आपको पता है, आपने ऑलरेडी 9th और 10th की SST में ये सिलेबस हमने सारा कवर कर रखा है। अपनी वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सारा कि 2 महायुद्ध दुनिया में जो हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसे शीत युद्ध कहते हैं हिंदी में। कोल्ड वॉर इसका नाम क्यों पड़ा, ये इसका मतलब क्या था, ये हम आगे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, दैट इज स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड 1945। 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में ये ख़त्म हुआ था। तो यहीं पर बेस बन गया था कोल्ड वॉर का, ठीक है। हम द्वितीय विश्व युद्ध की थोड़ी सी पृष्ठभूमि क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर बेस जो बना था वो कोल्ड वॉर जो शुरू हुआ था वो इसी की वजह से शुरू हुआ था। तो अब जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, उसमें जो दूसरा विश्व युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा जा रहा था? इन बिटवीन द एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर, ठीक है, मित्र शक्तियाँ और धुरी शक्तियाँ। तो 2 ग्रुप के बीच में ये वर्ल्ड वॉर था। अब इसको विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो, जितने भी बड़े बड़े देश हैं ये युद्धों में लिप्त हैं, और आगे जो इनके उपनिवेश थे, इनकी जो कॉलोनीज थी, इन बड़े बड़े देशों की जो छोटे छोटे देश इन्होंने गुलाम बना रखे थे। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी, हमारा भारत जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा 200 साल तक। हमने अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा, हम उनकी जो है एक कॉलोनी थे, उनका उपनिवेश थे, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों को अपनी कॉलोनी बना लेते थे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा यूज़ करते थे। तो लगभग पूरा विश्व ही इस युद्ध में आपस में लिप्त हो रहा था, ठीक है। तो एलाइड पावर में कौन कौन थे भाई? USSR, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। अमेरिका, USSR जो था वो संयुक्त सोवियत संघ, रूस, ठीक है। तो रूस उसमें सबसे बड़ा देश था, और भी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और छोटी छोटी और कंट्री जो उसके साथ थी उसमें, तो सबको मिलाकर USSR कहा जाता था। बहुत सारी, वो लगभग 15 देशों का एक समूह था जिसको USSR कहा जाता है। ब्रिटेन जिसकी कॉलोनी हम थे, फ्रांस, तो ये सारे अलाइड पावर में थे। और एक्सिस पावर में कौन था? अब देखो, ये सारे देश जो थे वो मित्र शक्तियों में थे, और धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ, उस टाइम जर्मनी में जो है एडोल्फ हिटलर, जिसके विषय में हम अपनी 9th क्लास की नाजीवाद में भी सब कुछ पढ़ चुके हैं। एडोल्फ हिटलर वहाँ के उस टाइम पे राजा थे। और इटली के थे मुसोलिनी, इन्होंने भी अपनी एक आइडियोलॉजी चलाई थी, दैट इज़ फासिज्म, फासीवाद उसको कहा जाता है, जैसे हिटलर ने नाजीवाद को चलाया था, ठीक है। तो ये जो है उस टाइम पे एक पूरा जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि आपको बताई जा रही है कि कैसे जो द्वितीय विश्व युद्ध है इन 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ा जा रहा था, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही अब इसका अंत होता है, अंत कैसे होता है पहले हम वो पढ़ेंगे। 1939 में युद्ध शुरू हुआ था, और 1945 में जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने जो है परमाणु बम गिरा दिए थे। उसके साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। द वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड व्हेन USA dropped 2 atom bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, ठीक है। These bombs were nicknamed Little Boy and Fat Man respectively. इन बॉम्ब्स के नाम भी थे। अब देखो, न्यूक्लियर वेपन्स इतना ज़्यादा जो है प्रभाव इसका क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये पहली बार था दुनिया में कि जब किसी देश ने किसी दूसरे देश पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया हो। ये बिल्कुल पहली बार था, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपके पास ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि उनके निकनेम क्या थे एटम बॉम्ब्स के, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराए थे। तो दैट नेम इज़ लिटिल बॉय एंड फैट मैन। Critics say that Japan was about to surrender. US dropped the bomb to contain like advanced of USSR in Asia and to exhibit in nuclear superiority. अब देखो, कहा जाता है, आलोचना हुई इसकी बहुत ज़्यादा कि अमेरिका ने क्यों जो है ये परमाणु बम गिराए, क्योंकि परमाणु बम कोई छोटे मोटे बम तो है नहीं, उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही विकराल रूप उसने धारण किया। बहुत बुरा प्रभाव जो है उसका, परमाणु बम का जो है मानव जाति पर पड़ा। उसके बाद आज तक भी दुनिया में किसी ने परमाणु बम का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो वो पहली बार था जब अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों पर
परमाणु बम गिरा दिए थे। तो ऐसा क्यों किया अमेरिका ने? ठीक है, तो अब इसके कई कारण थे। एक तो अब देखो जापान जो है सरेंडर करने को तैयार ही था, क्योंकि युद्ध में वो स्थिति आ चुकी थी जब जापान, जर्मनी, इटली वो बिल्कुल हार मान चुके थे, बहुत ज़्यादा बर्बादी वहाँ की हो चुकी थी। उन्हें पता था कि अब वो जीतने वाले नहीं हैं, तो जापान सरेंडर करने ही वाला था। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने उसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिए। अब उसकी एक वजह ये रही कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका है वो एंट्री नहीं कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, उसमें अमेरिका कहीं नहीं था। अमेरिका ने अपने आप को जो है बिल्कुल अलग करके रखा हुआ था उस टाइम पे। उसकी राजनीति बिल्कुल क्लोज थी, बिल्कुल उसने अपने आप को बंद किया हुआ था, वो किसी से उसके रिलेशंस भी नहीं थे। ठीक है, जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं, आइसोलेशन, पृथकतावाद दूसरे शब्दों में, यानी पृथक हो जाना, विश्व राजनीति से दूर हो जाना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने क्या किया, उसके ऊपर जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। पर्ल हार्बर, ये हमने सुना होगा, ये हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। ठीक है, सॉरी, ये बात हम कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में जो पर्ल हार्बर है वहाँ पर जापान ने अटैक कर दिया था, और वो किसकी संपत्ति थी, किसकी वो प्रॉपर्टी थी, अमेरिका की। तो अमेरिका के बहुत से लोग वहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, तो दैट्स वाई अमेरिका को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री करनी पड़ी जापान की वजह से। ठीक है, तो जापान पर बॉम्ब गिराने का एक तो ये कारण था क्योंकि जापान ने पहले जो है अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया था, उसके लिए बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और दूसरा जो कारण था यूएसएसआर के जो बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। यूएसएसआर, सोवियत संघ जो रूस था, वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, उसकी जो एक आइडियोलॉजी थी, साम्यवाद, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, वो इतनी ज़्यादा फैल गई थी आसपास के देशों में। तो अमेरिका को डर था कि अगर इसकी ये जो नीति है, इसकी जो ये विचारधारा है साम्यवाद की, ये इतनी ज़्यादा फैल गई तो उसकी जो पूंजीवादी विचारधारा है उसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई। और एक अपनी न्यूक्लियर सुपीरियरिटी की परमाणु बम जो अमेरिका ने बना लिए हैं वो दिखाने का भी एक समय अमेरिका को ये मिला। दैट्स वाई उसने जो है जापान के ऊपर ये दोनों बॉम्ब जो है वो गिरा दिए। The end of World War II thus resulted in the beginning of Cold War between the two superpower USA and USSR. That's why जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, एक कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध जो है शुरू हो गया। शीत युद्ध उसे कहते हैं जिसमें वेपन्स का यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें आमने सामने की लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी, आर्म फोर्सेस नहीं हो रहा था, सेनाएं नहीं भेजी जा रही थी। ठीक है, बॉम्ब नहीं गिराए जा रहे थे, हथियारों का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर होता क्या है। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर किन के बीच में था वो हमने पढ़ा, यूएसए, यूएसएसआर। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी अलायंस यानी उसकी और बहुत सारी फ्रेंड्स कंट्री थी, दोस्त उसके बहुत सारे और देश थे। ठीक है, और यूएसएसआर जो खुद ही एक पूरा एक ग्रुप था 15 देशों का, सोवियत संघ, रूस। तो सोवियत संघ जो नाम है वो अकेले रूस का नाम नहीं है, 15 देशों का नाम है, जिसका हेड जो है वो रशिया था। ठीक है, यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था। अब इसके मीनिंग, तो कोल्ड वॉर इज रेफर टू द कंपटीशन, द टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइज ड्यूरिंग 1945 टू 1991। ठीक है, 1945 से लेकर 1991 तक की स्थिति को हम शीत युद्ध का काल कहते हैं, कोल्ड वॉर इरा कहते हैं। और ये कैसे रेफर करता है, इसमें जो है एक दूसरे के साथ मुकाबला, एक दूसरे के साथ टेंशन्स, परेशानियाँ, कन्फ्रंटेशन, ठीक है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, इस युद्ध में ये सारी चीज़ें चली। ठीक है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, सबसे पहले तो विचारधारा का संघर्ष था भाई इन दोनों में। जो अमेरिका है, जो यूएसए है, वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, वो पूंजीवादी विचारधारा को मानकर चल रहा था कि दुनिया में कौन सी विचारधारा होनी चाहिए, पूंजीवादी विचारधारा होना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि कैपिटलिज्म है क्या, पूंजीवाद है क्या? और यूएसएसआर की कौन सी आइडियोलॉजी थी? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, साम्यवाद, समाजवाद। तो दोनों ही ऑपोजिट थे। कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, पूंजीवाद की अगर हम बात करें, तो दिस इज ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन ट्रेड फेयर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। पूंजीवाद में क्या होता है कि खुले रूप से व्यापार किया जाए, दूसरे देशों से संपर्क बनाया जाए, वैश्वीकरण को अपनाया जाए, ठीक है, और निजी संपत्ति को रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उद्योग धंधों को लगाया जाए। और इसके विपरीत साम्यवाद क्या था, कम्युनिज्म क्या था? वो था इंटर ब्लॉक पॉलिसी, कि आप अपने देश से बाहर
जो है ज़्यादा किसी के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखोगे, अपने ही देश में सारी चीज़ों को बनाया जाएगा। प्रोडक्शन वर्क जो है हमारे देश में, अपने ही देश के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनके साथ ही अपने देश में प्रोडक्शन वर्क किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी दैट इज़ कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, कि कम्युनिज्म मीन्स साम्यवाद। ये कार्ल मार्क्स और लेनिन की थ्योरी थी कि आपको अपने देश में ही सारे जो है प्रोडक्शन वर्क करना है, जितना ज़्यादा हो सके बाहर की जो ट्रेड फेयर है उसको कम करना है, विदेशी व्यापार आपका कम से कम हो, और निजी संपत्ति रखने की जहाँ तक बात है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उसमें, जो भी हो वो सबका साझा हो। तो ये जो है इनमें आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो है इन दोनों में चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में यूएसएसआर चाहता था कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को फैलाऊं, जिसके चलते हमारे देश में भी आज़ादी के बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साम्यवादी दल जो है वो बना था, ठीक है। नेक्स्ट है वार ऑफ प्रोपगेंडा, यानी वैसा वॉर नहीं, वैसा युद्ध नहीं जो सीमा पर होता है, सेना को भेजकर लड़ा जाता है। वॉर ऑफ प्रोपगेंडा कि एक दूसरे के से आगे निकलने की होड़, अपना ऐसा प्रोपगेंडा बनाएं, ऐसा एक एजेंडा हो इनका कि एक दूसरे की गतिविधियों पे नज़र रखते रहें, एक दूसरे को देखते रहें कि वो जो है सामने वाला अब क्या कर रहा है, मुझे उससे ज़्यादा करना है, ठीक है। कंपटीशन वेल्थ। प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सी वॉर्स क्या होते हैं कि आमने सामने तो युद्ध होना नहीं था इनका, ठीक है, ये युद्ध नहीं छेड़ना चाह रहे थे क्योंकि ऑलरेडी 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, तो आमने सामने का युद्ध तो इनका नहीं हो रहा था। लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई संघर्ष होता था, जहाँ भी 2 छोटे छोटे कोई देश आपस में लड़ते थे, तो ये एक दूसरे को, ऑपोजिशन को जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देते थे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, 1971 में क्या हुआ था, 1971 में पाकिस्तान को अमेरिका ने फुल प्रूफ जो है वो सपोर्ट दिया, उसका साथ दिया पाकिस्तान का, जब इंडिया के खिलाफ जो है उनका वॉर चल रहा था। तो जाहिर सी बात है फिर हमें अब सपोर्ट किससे मिलना था, यूएसएसआर से। दैट्स वाई उस टाइम पे हमें जो है यूएसएसआर के साथ, सोवियत संघ रूस के साथ जो है संधियाँ भी करनी पड़ी थी। तो एक दूसरे के ऑपोजिट पार्टी को साथ देना। आर्म्स रेस एंड आर्म्स कंट्रोल, अब देखो इसमें दोनों चीज़ें हैं। आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़, एक दोनों में जो है एक पूरा कंपटीशन, मुकाबला छिड़ गया कि एक दूसरे से ज़्यादा परमाणु हथियार कौन बनाएगा। और ऊपर से आर्म्स कंट्रोल, यानी अब इतने सारे जो हथियार ये बन गए हैं, इनको कंट्रोल भी करना है, इनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ संधियाँ बनाई गई, कुछ जो है एग्रीमेंट साइन किए गए। लॉजिक ऑफ डिटरेंस, लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है बेटा कि डर की स्थिति, ऐसी स्थिति डर की कि जिसमें हमें पता है कि युद्ध तो नहीं कर सकते, ठीक है, युद्ध तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में इतना ज़्यादा विनाश मानव जाति का हो चुका था। दोनों को ही पता था कि यूएस के पास और यूएसएसआर के पास, दोनों ही ग्रुप के पास इतनी सारे शक्तिशाली, ये दोनों गुट बन गए थे, दोनों के पास ही इतनी सारी शक्ति है, इतने सारे हथियार हैं, तो अगर इनमें कहीं युद्ध हो जाता है तो पूरा विश्व का जो है सर्वनाश ही परमाणु बम से हो जाएगा। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें थी कोल्ड वॉर में, जो इसको कोल्ड वॉर बनाती हैं, जो इसको शीत युद्ध बनाती हैं। दैट्स वाई ये जो शीत युद्ध है, छोटे छोटे अगर संघर्षों को, छोटे छोटे युद्धों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये शीत युद्ध ही रहा, ये कभी भी जो है जिसे कहते हैं कि हॉट वॉर नहीं बना, गर्म युद्ध नहीं बना, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की कगार पर नहीं हुआ, ठीक है। फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर, इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद में जो है एक पूरा मुकाबला इसमें चल रहा था, विचारधाराओं का युद्ध था ये, ठीक है। अपनी अपनी विचारधाराओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की होड़ जो है वो लगी हुई थी। बोथ द सुपर पावर्स वांटेड टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कंट्रीज टू देयर आइडियोलॉजीज। दोनों ही सुपर पावर्स, दोनों ही महाशक्तियाँ क्या चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इनकी विचारधाराओं को अपनाएं। बोथ द पावर्स वर इन्वॉल्व इन मैलिशियस प्रोपगेंडा अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ पूरी योजनाएं बना रही थी कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। देयर सीक्रेट एजेंसीज, आई मीन के जो गुप्त संगठन हैं, CIA ऑफ USA, अमेरिका का जो गुप्त संगठन है उसका नाम है CIA, और जो USSR का उस टाइम पे गुप्त संगठन था KGB, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को स्पाइंग कर रहे थे। स्पाइंग मीन्स दोनों गुप्तचर, एक दूसरे की जासूसी करना, एक दूसरे पर नज़र रखना कि कौन कितना ज़्यादा हथियार बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो हम भी उससे ज़्यादा करेंगे, ठीक है।
though the superpowers avoided direct confrontation, they spotted the adverse sides in many conflicts all over the world during this period. This involved the Korean War 1950-53, Berlin War 1958-62, Congo early 60s। ठीक है, अब देखो दोनों ही सुपर पावर जो है एक दूसरे के आमने सामने तो बिल्कुल आमने सामने तो नहीं आई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में, विश्व में कहीं भी जब दो देशों के आपस में संघर्ष हुए, आपस में युद्ध हुआ, तो दोनों ने ही एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की शक्ति का साथ दिया। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया। तो ऐसे ही कोरिया में भी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसमें भी जो नॉर्थ कोरिया है उसका साथ यूएस दे रहा था और साउथ कोरिया का साथ कौन दे रहा था? यूएसएसआर दे रहा था। ऐसे ही बर्लिन जर्मनी में जो वेस्ट जर्मनी है वो सारी अमेरिका के अंडर थी, अमेरिका उसका साथ दे रहा था, और जो ईस्ट जर्मनी है उसका साथ यूएसएसआर दे रहा था। ठीक है, कॉन्गो वॉर 1960 के दशक में जो है कॉन्गो वॉर हुआ, उसमें भी ऐसे ही इन्होंने यूएसएसआर और यूएसए ने एक दूसरे की ऑपोजिट कंट्री को सपोर्ट किया। ठीक है, बोथ द पावर्स एक्यूमुलेटेड एडवांस्ड वेपन्स एंड अम्यूनिशन, स्पेशली द न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों ने ही उस टाइम पे बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया। दे वर इन्वॉल्व्ड इन अ फायरस आर्म्स रेस स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ी मात्रा में जो एक धन है, ठीक है, वो किस पे खर्च होने लगा? आर्म्स रेस पे, हथियार बनाने पे, फोर्सेस रखने पे, स्पेस कंपटीशन कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा। ठीक है, द सुपर पावर्स कंक्लूड अ नंबर ऑफ ट्रीटीज कंट्रोलिंग द आर्म्स रेस एज वेल। ठीक है, अब देखो आर्म्स रेस तो हो रही थी, हथियारों का मुकाबला तो चल ही रहा था कि कौन ज़्यादा बनाएगा। इसके साथ साथ सबको ये भी पता था कि अब इतने सारे हथियार बना लिए हैं एक दूसरे के साथ कंपटीशन की वजह से, तो अगर कहीं युद्ध हो जाता है और इन हथियारों का यूज़ हो जाता है तो महाविनाश जो है पूरे विश्व में हो जाएगा। दैट्स वाई अब क्या लगा इन दोनों शक्तियों को कि अब भाई आर्म्स कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इन शस्त्रों को बनाने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। तो कुछ संधियाँ जो है यहाँ पर की गई, LTBT, NPT, SALT I, SALT II, ये सारी कैसी संधियाँ थी? आर्म्स कंट्रोल की संधियाँ थी कि ये जो निशस्त्रीकरण है यानी शस्त्रों को बनाने से अब रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी संधियाँ उस टाइम पर की गई। लॉजिक ऑफ डेटरेंस, डेटर द पावर्स फ्रॉम एंट्रिंग इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो जो डेटरेंस था, जो एक डर था दोनों महाशक्तियों में, इन्होंने एक दूसरे के आमने सामने आने से बचा के रखा। यानी 1991 तक, जब तक डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का नहीं हुआ, जब तक सोवियत रूस का जो है एक पूरी तरह से वो टूट नहीं गया, तब तक दोनों का आमने सामने कोई भी युद्ध नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस द कॉस्ट ऑफ वॉर इज सो हाई दैट नो वन इज इन पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, दोनों को पता था कि अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा, दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि जो विनाश है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि परमाणु हथियार इतने बड़े मायने पर बना दिए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ये ऐसे कई संकट आए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उस टाइम पर है कि इस टाइम पे दुनिया को लगा कि बस अब जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाला है, कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो एक दूसरे के सामने आने वाले हैं और दोनों में आमने सामने का युद्ध जो है वो हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, क्यूबा वॉज अ स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ कोर्स द यूएस अंडर द प्रेसिडेंटी ऑफ फाइडल कास्ट्रो। अब जो क्यूबा है वो छोटा सा एक नेशन है, आइलैंड कंट्री है एक, ठीक है, जो कि यूएस के अंडर आती है, यूएस प्रेसिडेंटी के अंडर आती है। हालांकि अलग से देश है, लेकिन यूएस के बिल्कुल नीचे इसमें जो है मैप में आपको यहाँ की पोजीशन भी थोड़ी सी आपके बुक में बिल्कुल क्लियर पिक्चर ये दी हुई है, दिखाया हुआ है कि कैसे बिल्कुल यूएस के नीचे जो है क्यूबा ये देश पड़ता है। उस टाइम वहाँ पर किसका जो है राज चल रहा था? फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो वहाँ के जो है शासक थे उस टाइम पे। इट वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन। ये एक साम्यवादी देश था और किसका फ्रेंड था? सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ रूस का ये दोस्त था उस टाइम पे, और यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा चली हुई थी। अब देखो अमेरिका के नीचे है, बिल्कुल अमेरिका की लोकेशन इसकी अमेरिका के साथ है, लेकिन यहाँ पर विचारधारा कौन सी चल रही है? अमेरिका से ऑपोजिट, अमेरिका से उल्टी। ठीक है, इन 1962 निकिता क्रुश्चेव लीडर ऑफ यूएसएसआर। अब 1962 में जो यूएसएसआर के लीडर थे, जो सोवियत संघ के लीडर थे, प्रमुख थे वहाँ के, निकिता क्रुश्चेव
कन्वर्टेड क्यूबा इनटू अ रशियन बेस प्लेसिंग न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। उसने क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लिया, वहाँ पर अपनी मिसाइल्स लगा दी, फोर्सेस वहाँ पर भेज दी अमेरिका पर अटैक करने के लिए। ठीक है, अब सीधा अटैक करने के लिए भी नहीं उसने ये काम किया था, उसको लगता था कि क्योंकि क्यूबा में हमारी विचारधारा चल रही है, दैट्स वाई अमेरिका कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लिया। After 3 weeks, when US became aware of this, US President John F. Kennedy asked US to remove these missiles and order American warship to intercept any Soviet ships heading to Cuba. 3 हफ्तों के बाद जब US को, अमेरिका को पता चला कि ऐसे ऐसे बिल्कुल मेरे साथ में जो कंट्री है उसके निशाने पर मैं हूँ। जॉन एफ कैनेडी उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उनको ये पता चला कि ऐसे ऐसे अपना जो है सैनिक अड्डा यूएसएसआर ने बना लिया है, वहाँ पर अपनी मिसाइल्स लगा रखी हैं। तो उसने क्या कहा सोवियत यूनियन को, कि क्यूबा को कहा कि अगर आप सोवियत शिप्स को आने देते हो तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, अदरवाइज जल्दी से जल्दी ये मिसाइल्स जो है यहाँ से हटा लिए जाएँ। अ क्लैश सीम्ड एविडेंट एज बोथ द पावर केम ऑन द वर्ज ऑफ अ हॉट वॉर। यहाँ सबको लगा कि अब दोनों पावर्स जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आने ही वाली हैं और युद्ध अब छिड़ने ही वाला है। इवेंचुअली बोथ द साइड डिसाइडेड टू अवॉइड द वार, लेकिन एकदम से निकिता क्रुश्चेव जो है उसकी समझदारी काम आई। निकिता क्रुश्चेव ने अपनी मिसाइल्स जो है वहाँ से यूएस के कहने पर हटा ली और एक बहुत बड़ा संकट जो है, बहुत बड़ा युद्ध जो है वो टल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। अब देखो ये आपको एक मैप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी बुक में भी प्रॉपर पूरा आपको ऐसे मैप मिलेगा। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज सिग्निफिकेंट ऑफ कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। ये साम्यवादी विचारधारा को दिखाता है कि कैसे रशिया के साथ साथ ये जो देश हैं पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया, ये सारे देश जो है देखो साम्यवादी देश हो चुके हैं। ये रेड कलर में आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है यूएसएसआर की आइडियोलॉजी पूरी तरह से फैल चुकी है, साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, और ये जो येलो में आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूएस के अलायंस है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्त हैं ये। यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा फैल चुकी है, यहाँ पर कैपिटलिज्म पूरी तरह से फैली हुई है। ठीक है, यूएस, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, तो ये सारा हिस्सा। अब दो जो है कोल्ड वॉर में क्या हुआ, पूरी दुनिया जो है 2 पावर ब्लॉक्स में बट गई। यहाँ पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। पहली थी सोवियत संघ, दूसरी थी अमेरिका, यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो पूरी दुनिया लगभग जो है अब इसको जो है 2 ब्लॉक्स कहा गया, 2 सुपर ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर वेस्ट ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक। ठीक है, यूएसएसआर के ब्लॉक को कहा जाता था ईस्ट ब्लॉक, पूरब गुट, पूर्वी गुट, और जो आपका वेस्ट है पश्चिमी गुट, जिसकी हेडशिप कौन कर रहा था, अमेरिका। ठीक है बेटा, द 2 superpowers were keen on expanding their areas of influence. This lead to sharp division of the world into 2 alliance system. ठीक है, तो 2 जो है सिस्टम पूरी दुनिया में चल गए। दिस डिवीजन फर्स्ट हैपेंड इन यूरोप। द कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप जॉइन द अलायंस सिस्टम ऑफ यूएसए एंड दैट ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैंप। ठीक है, तो वेस्ट यूरोप ने किसको ज्वाइन किया, यूएसए को, और ईस्ट यूरोप ने किसको ज्वाइन किया, यूएसएसआर को। थस दे वर आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंसेस। ठीक है, ये वर्ड मैप देखो आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा वर्ल्ड मैप। अब इसमें आपको एक तीसरी शक्ति भी पता लगेगी कि पूरी दुनिया जो है उस टाइम पे 3 भागों में बट गई थी। अभी तो हम 2 सुपर पावर ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर। एक और है आपके इसमें, दैट इज द नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन उस टाइम पे चला। ठीक है, तो सभी कंट्री ने मोर ओवर 2 पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, मेनली एशिया और अफ्रीका की, जो नए स्वतंत्र हुए देश थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, दे डिडंट वांट टू ज्वाइन एनी सुपर ब्लॉक। वाई, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते थे वो ना यूएस को ज्वाइन करना चाहते थे ना यूएसएसआर को। हमारा भारत भी इसमें से एक है कि हम किसी भी गुट को जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ठीक है,
हम जो है अलग रहना चाहते थे, दैट्स वाई हमने अपना एक अलग से एक अपना संस्थान, अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, कि हम किसी के अलाइन नहीं बनेंगे। तो ये आपको मैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेड कलर इज मार्क्ड एज यूएसएसआर, येलो कलर इज मार्क्ड एज यूएसए एंड ग्रीन कलर इज मार्क्ड एज द नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, जिसमें हमारा भारत भी एक प्रमुख सदस्य के रूप में काम कर चुका है। ठीक है, दीज अलायंस सिस्टम वर कंसिडरेटेड थ्रू मिलिट्री पैक्ट्स। अब देखो सैनिक गठबंधन भी किए गए, ठीक है, बड़े बड़े देशों ने मिलकर आपस में सैनिक संधियां भी करी। थस यूएसए एंड इट्स अलायंस फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन 1949 कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, शॉर्ट में हम कहते हैं इसको नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में हम इसको कहेंगे। ठीक है, ये किसका संगठन था? अमेरिका का, यूएसए का, जिसमें कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, ये सारे इसके साथ थे, जो इसके दोस्त थे। इन्होंने मिलकर अपना जो है एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा नाटो। टू काउंटर द सोवियत यूनियन क्रिएटेड वार्सोवा पैक्ट इन 1955। अब देखो जब यूएस ने अपना एक संगठन बना लिया, मिलिट्री पैक्ट बना लिया, तो यूएसएसआर थोड़ी पीछे रहता, मुकाबला तो इनमें चल ही रहा था। तो यूएसएसआर ने अपना एक जो है मिलिट्री पैक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया वार्सोवा पैक्ट। वर्साई की संधि हुई इनकी 1955 में। ठीक है, यूएसए क्रिएटेड 2 मोर ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी। यूएसए ने और 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पहला था सीटो और दूसरा था सेंटो। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे आपके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को इकट्ठा करने के लिए संधि की गई थी, और एक सेंट्रल ट्रीटी यानी मध्य एशिया और मध्य यूरोप के देशों को इकट्ठा करने के लिए संधि की गई थी जिसका नाम रखा गया था सेंटो। ठीक है, उसके बाद है भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक, वाई द स्टेट एंटर्ड इनटू अलायंस। ठीक है, अब ये जो स्टेट हैं सारी, ये क्यों एंट्री करना चाह रही थी? सुपर पावर्स, अब 2 जो पावर ब्लॉक बन चुके थे, तो छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं वो क्यों उनको ज्वाइन करना चाह रही थी? या फिर अगर हम बात करें सुपर पावर्स की, सुपर पावर्स जो महाशक्तियाँ थी वो तो हर तरह से सक्षम थी, शक्तिशाली थी, उनके पास परमाणु बम भी थे, उनके पास पैसा भी था, विकसित देश थे, वो क्यों इन छोटे छोटे देशों को अपना अलायंस बनाना चाहते थे? ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। जो स्मॉलर स्टेट है वो क्यों इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों के साथ आना चाहती थी? प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। इनको क्या फ़ायदा होने वाला था कि अब इनके जो आसपास में, फिर हम वही उदाहरण अपना एग्जाम्पल पुराने वाला लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान ने क्यों ज्वाइन किया था यूएसए को? क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो दुश्मन देश है भारत, जिससे उसको पूरा खतरा हमेशा रहता था, तो अगर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, युद्ध हो जाता है, तो उसको कहाँ से हेल्प मिलेगी? दैट्स वाई उसने यूएसए को ज्वाइन किया। तो यही कारण थे कि जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो अपने फ़ायदे के लिए इन बड़ी बड़ी महाशक्तियों को ज्वाइन करती थी। वेपन्स एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरीज के लिए, क्योंकि देखो अब डेवलपमेंट तो करना था, विकास तो करना था, जिसके लिए उद्योग धंधे भी लगाने थे, इंडस्ट्रीज भी लगानी थी, उसके लिए हमें हेल्प चाहिए थी। ठीक है, तो दैट्स वाई यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों को जो है लोगों ने ज्वाइन करना, देशों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक एड, मार्शल प्लान की अगर हम बात करें, ठीक है, अमेरिका ने मार्शल प्लान चलाया था, तो मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग उसी को हेल्प दी जानी थी जो यूएसए की अलायंस कंट्री होती। ठीक है, तो ये जो हेल्प है ये उसी को मिलनी थी जो अपनी अलायंस कंट्री को पूरी तरह से आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता, ताकि वो डेवलपमेंट अपना जो एक अचीव है वो कर सके, अपने विकास के स्तर को बढ़ा सके। तो छोटे देशों को तो ये फ़ायदे थे। अब जो बड़ी सुपर पावर्स थी उनको क्या फ़ायदे थे? सुपर पावर्स को क्या फ़ायदे थे? वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखो भाई जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे छोटे देश, जैसे अरब कंट्रीज़ होगी, वहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है, ठीक है, तेल के खजाने कितने ज़्यादा हैं। तो अगर वो देश इनके अलायंस बन जाते हैं, या हम बात करें कि ब्रिटेन ने जैसे हमें अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो हमारे यहाँ की कृषि योग्य भूमि कितनी अच्छी है, यहाँ से उन्होंने लकड़ी का कितना ज़्यादा, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे, नील की खेती यहाँ लोगों से करवाई गई, अफीम की खेती करवाई गई, यानी इनको पता था कि यहाँ कृषि के लिए भूमि इतनी अच्छी है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने यहाँ से हमारे खनिज पदार्थों का यूज़ किया।
तो यहाँ के खनिजों का यूज़ करने के लिए, ताकि जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ वो अपने विकास के लिए कर सके। टेरिटरी फ्रॉम वेयर दे कुड लॉन्च देयर वेपन्स, लोकेशन टू स्पाई ऑन द अदर पावर। ठीक है, ऐसी जगह उनको मिल जाती हैं छोटी छोटी जहाँ वो अपने सैनिक अड्डे बना सकें। उसके लिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे यूएसएसआर ने क्या किया था, छोटी सी क्यूबन कंट्री को अपना सैनिक अड्डा बना लिया था। बिल्कुल ऐसे ही ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स छोटे छोटे देशों को, ताकि ये अपना एक सैनिक संगठन वहाँ पर बना सकें, अपने जो दुश्मन देश हैं उन पर नज़र रखने के लिए संस्थाएं बना सकें। ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट टू पे द मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब ये जो इतना ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंसेस बन रहा था, सैनिक सामान बन रहा था, हथियार बन रहे थे, तो इनको बेचने के लिए भी तो कहीं बाजार चाहिए थे ना। इतना ज़्यादा मात्रा में ये हथियार बना रहे थे। ठीक है, परमाणु बम बना रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा इनका हो रहा था, तो अब उसको बेचने के लिए इनको मार्केट्स भी चाहिए थी, जो कि इनको अब इतनी हाई पॉपुलेटेड जो कंट्री है लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीका की जो जितने भी देश हैं, तो इनको जो है उनके वहाँ पे अपनी मार्केट इनको अवेलेबल हो जाती थी कि जितना ये प्रोडक्शन अपने देशों में कर रहे हैं तो उसको ये कहाँ पर जाकर बेचेंगे। ठीक है, कहाँ उसकी सेल करेंगे। तो दैट्स वाई ये सारे रीज़न थे कि जो ये टू सुपर पावर ब्लॉक्स हैं ये जो हैं एक दूसरे को अपने अलायंस जो है